गालिब बुरा न मान जो वाइस बुरा कहे। ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं, मैं शायद उदास रहा हूँगा। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये हर बंदे का शेर है। चांद तारों से रूठने वाले तेरी मुजरिम तो सारी दुनिया है। मोहब्बत नाम है उसका, सो मेरा भी यही रखो। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम मिल रहे हैं हिमाचल के आज के वक्त के बेहतरीन शायर विकास राणा से। चंडीगढ़ और दिल्ली से इनका खास नाता है। समंदर की तरह गहरे हैं और उसी की तरह जब बोलते हैं, शेर कहते हैं तो बहुत शोर करते हैं। इनका ही एक शेर जो इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताता है, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। खामोश पेड़ हैं यहाँ और आबशार चुप, ये चुप लगी है बोलने ऐ मेरे यार चुप। बिल्कुल इसी चुप की तरह इनकी चुप्पी है जो बहुत गहरी है। पेड़ की तरह ही चुपचाप खामोश बैठकर अपनी शेरों और नज़मों को लिखते हैं, कहते हैं और हमें सुनाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं विकास जी का, जिनकी शायरी में झरना, पेड़, गांव, नदी एक ख़ास जगह रखते हैं। नमस्कार विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए, यहाँ आने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपका। विकास राणा फ़िक्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है विकास जी कि आपने फ़िक्र ही तखल्लुस क्यों रखा? जी देखिए, जब कोई शायर या शायर होने से पहले जो शेर कहने की जद्दोजहद में होता है, जब उसे ये बाहर से दूसरे लोगों से कॉन्फर्मेशन मिलने शुरू हो जाती है कि अब वो शेर कहने लगा है, तो उसके मन में यही ख़्याल होता है कि मैं भी दूसरे, जैसे साहिर लुधियानवी साहब हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, ये जो इनको वो देखते हुए आ रहा होता है, तो वो ख़ुद भी सोचता है कि उसका भी एक तखल्लुस होना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही सोचा, हालांकि अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो एक बार मैं यही सोचता था कि ऐसा कुछ नया कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरे दोस्तों ने बहुत से नाम सुझाए, मगर एक बार किसी ने मेरी एक नज़्म पर अपना एक कमेंट दिया कि आपकी फ़िक्र और भी ऊंची हो। तो मुझे वो फ़िक्र लफ्ज़ ऐसे जच गया वो। और एक बार मैंने ऐसे ही जब नाम के साथ लिखना शुरू किया, तो माँ ने भी पूछा कि तुम ये फ़िक्र क्यों लिख रहे हो, क्योंकि उनको फ़िक्र का मतलब पता था कि परेशान होना है। तो फिर मैंने बताया कि नहीं, इसका मतलब परेशान होना नहीं होता है, इसका मतलब होता है सोच या आपका ख़याल, थॉट। तो फिर वो कहती हैं कि हाँ, तुम्हारा कुंडली में भी नाम चिंतक है। तो फिर मुझे लगा कि ये अनजाने में ही शायद वहीं तक पहुंच गया हूँ मैं। फिर तो बिल्कुल आप अनजाने में सही नाम पे पहुँचे हो। अगर आपकी कुंडली में भी यही लिखा हुआ था कि चिंतक, और आप गहरे चिंतक तो है ही हैं, दार्शनिक भी हैं। आपकी गज़लों से, आपके शेरों से जो जितना मैंने आपको जाना और समझा, उसमें दार्शनिकता का बोध भी होता ही है। तो अगला क्वेश्चन जो मेरा था वो मेरा इसी से रिलेटेड ही था कि आपकी शायरी में उदासी, अफसुर्दगी झलकती है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो रोते हैं, मैं शायद उदास रहा हूँगा। और मेरा एक शेर भी है कि मैं अकेला नहीं हुआ माँ से, साथ मेरे हुई उदासी है। और मुझे लगता है कि उदासी ही एक सबसे सच्चा एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप झूठा रो सकते हो, झूठा हंस सकते हैं, लेकिन झूठा उदास नहीं हो सकते। उदास नहीं हो सकते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। विकास, आप हिंदवी संस्था के भी संस्थापक हैं, तो इस हिंदवी के बारे में हमें कुछ बताइए। हिंदवी संस्था या इदारा ऐसा कुछ बड़ी बात तो नहीं है, मगर उस वक्त जब हम सीखने के प्रोसेस में थे, मतलब शुरुआती चीज़ें सीखने के प्रोसेस में थे जब हम, तो अक्सर क्या होता है कि जो हमारे पुराने उस्ताद लोग थे, उस्ताद तो खैर नहीं कहूँगा उन्हें, मगर जो पहले से बड़े लोग सीख रहे थे या जिनसे हमको तवक्को होती थी कि हमको कुछ सिखाएंगे ये, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो हमने ऐसे ही जैसे ऑर्कुट या फेसबुक था, तो हमने ऐसे ही वो थोड़ा अपने जैसे लोग जो हम दोस्त बन गए हम। तो जी। फिर हमने आपस में ही मिलजुल के बैठने का ये सोचा कि चलिए हम ही आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो बस इसी प्रोसेस में हम बहुत अलग हिंदुस्तान के अलग-अलग जगह से हम लोग मिलने शुरू हो गए। फिर ऐसा हुआ कि मेरे घर लोग मिलने शुरू हो गए, हम और के वहाँ मिलने शुरू हो गए, और इसमें बहुत लोग आए भी, गए भी, जुड़ते गए, जो कुछ अभी भी हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे, जो ऐसे कुदरत का नियम है। एक दिन जी। मैं भी चला जाऊँगा, मगर उसके बाद ये रहे तो फिर मैं समझूँगा कि हाँ, कुछ हुआ है, जी। किया है हमने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी हिंदवी संस्था के लिए, और ये रहेगी, ऐसी हमारी आशा है। जी जब तक रहे अच्छे से रहे, जो हमारा मकसद है, बाकी तो हमेशा तो कोई नहीं रहता है। जी। जी, आमीन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जी हैं। बहुत शुक्रिया। विकास जी, विकास की नज़र में शायरी क्या है? शायरी मेरी क्या किसी की भी नज़र में शायद एक एक्सप्रेस करने, खुद को ज़ाहिर करने का जो अंदरूनी उसके चल रहा होता है, हलचल होती है, उसको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का, उसको एक्सप्रेस करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। किसी भी जिस तरह हम अक्सर जब उदास होते हैं तो हम एक सैड सॉन्ग सुनते हैं, उदास होना एक नेगेटिव चीज़ मानी जाती है, मगर हमें वो बहुत खूबसूरत नज़र आती है क्योंकि वो शायरी की फॉर्म में आती है। तो हर कम खूबसूरत चीज़ को बहुत खूबसूरत चीज़ में तब्दील कर देना ही शायरी है। किसी भी अपनी बातों से किसी के भी दिल में संवेदना पैदा करना ही शायरी है मेरी नज़र में। बहुत खूब कहा आपने कि किसी के दिल में भी संवेदना पैदा कर देना जी। शायरी है। तो विकास जी, हर गज़ल कहने वाला अपने आप को शायर कहता है, तो किस शेर में हम कह सकते हैं कि इस शेर में शायरी थी, शायरी है? जी शायर कोई भी खुद को कह सकता है, उससे मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। अ, और रही बात कि किस शेर में शायरी है, तो शायरी की बहुत से तरीके हैं, बहुत सी इसमें अलग-अलग तरह के मेटाफोर आएँगे, बहुत अलग तरीके से एक्सप्रेशन आते हैं। मगर इन सब को देखने का जो एक बहुत ख़ास चीज़ जो मुझे लगता है कि ऐसा होनी चाहिए, तो वो है कि कोई भी 2 लफ्ज़ जब मिलकर एक नया मानी पैदा कर देते हैं, तो हम उसमें कहेंगे कि हाँ, यहाँ शायरी है। किसी भी बात को सीधी तरीके से कह देना एक रिपोर्टिंग होती है, जिस तरह के रिपोर्टर हैं क्योंकि उन्होंने एक चलती हुई बस देखी तो लिख दिया चलती हुई बस है। लेकिन शायर जो है वो अपने तरीके से इस तरीके से बात करता है कि उसके पीछे कुछ और मानी पैदा हो जाते हैं। जिस तरीके के वो चकमक पत्थर होता है जब उनको टकराने से एक बिजली पैदा होती है, उसी तरीके के 2 लफ्ज़ के मिलने से जो एक चीज़ नई पैदा होती है उसको शायरी कह सकते हैं। और अगर उस शेर में ऐसा हो रहा है तो वो एक अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर ऐसा माना जाता है। अपनी इसी बात को आप अपने किसी शेर से हमें समझाएं। जी किसी भी कहते हैं शायरी में सनद अपने शेर से नहीं दी जाती है कभी भी। लेकिन गालिब साहब कहते थे कि शायरी जो है वो काफ़िया पैमाई का नाम नहीं है, मतलब राइमिंग बिठा देना नहीं है। जी। शायरी मानी आफ़रीनी होनी चाहिए, मतलब उसमें मीनिंगफुल होनी चाहिए, एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों उसमें। तो उन्हीं के 1-2 शेर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत आसान है, मतलब और आसान भी बहुत मशहूर सबको जी। मालूम होगा कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब इस शेर में अगर आप आखिर इस लफ्ज़ को हटा दें तो ऐसे, या कोई और हम डमी लफ्ज़ जोड़ देते हैं इस पे कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, तेरे इस दर्द की दवा क्या है। तो इन दोनों में ये फ़र्क आ जाएगा कि आपने सीधा पूछा कि नादान दिल तुझे क्या हुआ है और तेरे इस दर्द की क्या दवा है, सिंपल बात होगी। लेकिन उन्होंने आखिर इस जो लफ्ज़ लगाए हैं उससे ये मानी बनता मालूम होता है कि वो पूछ रहे हैं कि ये दिल तुझे क्या हुआ है, और आखिर मतलब वो उसकी सारी दवाइयाँ कर चुके हैं, वो सारी दुनिया घूम कर आ गए हैं, फिर पूछते हैं भाई क्या हुआ है, कि उससे पहले मैंने सब कुछ कर लिया लेकिन इसका कोई चारा नहीं मिल रहा है मुझे। एक मतलब तो ये, उससे एक मीनिंग ये निकल गया। दूसरा आप पूछ सकते हैं, दूसरा ये भी निकल सकता है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है,
आखिर इस दर्द की, यानी जो आपको दर्द है वो आपके दिल में नहीं है, दूसरे दर्द की बात कर रहे हैं और दिल दूसरे दर्द पे परेशान है। बिल्कुल। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि तुझे जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी क्या दवाई है, उसको तो मैं ठीक कर लूंगा, लेकिन ये जो तू इतना टेंशन ले रहा है उस चीज़ की, तो इसमें कहीं भी नाउन और वो फिक्स नहीं है जी। तो इससे जो एक दो मतलब निकलते हैं और शायद कोई और इंसान बहुत सारे और भी मतलब निकाल सकता है। इसी गज़ल का एक और शेर है कि हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो अब इसमें ये देखिए कि जो शायरी है उसमें जो शायर होगा, जो इश्क जब होता है तो शायर जो होगा वो अक्सर फटे हाल होगा, मजनू होगा, और जो महबूबा होगी वो एकदम बनी सबरी होगी, वो बहुत स्टाइल से अदा से रहेगी वो। तो अब गालिब साहब कह रहे हैं कि हम हैं मुश्ताक, मुश्ताक ने बहुत उत्सुक होना, बहुत एक्टिव होना, बहुत खुश हैं कि मैं तो मुश्ताक हूँ और वो बेजार हैं, मतलब मेरे को फटे हाल होना चाहिए, मेरे को उदास कि वो मेरे से मान नहीं रही है या कुछ भी ऐसा है, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। तो पूछ रहे या इलाही ये माजरा क्या है। तो इसके पीछे जो मानी है उनका कि मैं मुश्ताक हूँ और वो क्यों ऐसा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का मतलब यही है कि भाई मुझे परेशान होना चाहिए, अरे भाई मेरी बात नहीं मान रही है, मेरी ये नहीं कर रही है, लेकिन इसके उल्टा हो रहा है। तो लफ्ज़ के पीछे का जो एक अलग से मतलब आता है, फिर वही एक मुझे लगता है कि अच्छा शेर होता है जो और बार बार सुनने मज़ा देता है, लुत्फ़ देता है। अगली बार कभी आपका दोस्त मिले तो आपको उसी शेर का कुछ और तरीका बता देगा, अरे इसमें एक चीज़ ऐसी है, तो वो मुझे लगता है ये तो इसीलिए गालिब जो हैं वो गालिब हैं। गालिब हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो विकास, आपके पसंदीदा शायर कौन हैं? मेरे पसंदीदा पहले तो गालिब, मुझे लगता है कि गालिब पसंदीदा किसी के ना भी हों, लेकिन गालिब बहुत ज़रूरी शायर हैं। गालिब के आप मेरी ज़िंदगी में कम से कम मेरी हर उदासी का इलाज गालिब के पास होता है। मैंने एक छोटा सा नज़्म ऐसे कुछ लिखी थी, अब मुझे याद नहीं, मगर उसमें कहा था कि तुम शायर नहीं हो, मेरे हकीम हो। तो आप कहीं भी जाइए उनका कोई ना कोई शेर आपकी ज़िंदगी पे आ जाएगा। बिल्कुल। कहीं भी रहिए उनकी शायरी का इतना वसी दायरा है कि वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है गालिब रेलेवेंट है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा हर कोई बंदा चाहे उनके गलत शेर पढ़ देता होगा, लेकिन वो आज भी हैं और मुझे लगता है हमेशा रहेंगे वो। तो ये मेरा एक क्वेश्चन भी था सेम ये कि आज के वक्त के भी जो रेलिवेंट हैं आज के वक्त में भी, वो शायर कौन हैं? अगर हम गालिब और ज़ौक़ और मीर की बात करते हैं तो आपको आज के वक्त में सबसे रेलिवेंट कौन लगते हैं शायर? आज के वक्त में पुराने गालिब, हाँ गालिब हैं, गालिब हैं जी, बिल्कुल जी। गालिब आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को छू सकते हैं। जैसे उनके बहुत सारे शेर होंगे कि गालिब बुरा ना मान जो बाइस बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। बिल्कुल। तो वो आपको हर बात पे आएगा कि भाई टेंशन मत लो, अगर आपको आप नुक्ताचीनी कर रहा है तो कोई नहीं, दूसरा आपकी तारीफ भी करेगा, और यही एक नियम है। अब इसमें भी आप देखें कि इसमें जो वाइज लफ्ज़ है, तो वाइज का माना होता है कि जो एक जिस तरीके से पुजारी है जो उस वहाँ पर बंदा का, वो हमेशा कहेगा झूठ मत बोलो, ऐसे दारू मत पियो, ऐसे शराब नहीं, ये नहीं करो, ये सब चीज़ें देता है। तो अब गालिब तो एक इंसान है, ऊपर से शायर है, तो उनके लिए तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं या वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे बाइज का स्टैंडर्ड ही इतना ऊंचा है कि तुझे टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तू बाइज नहीं है, तू तो इंसान है, तूने ऐसे ही करना है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हर बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। तो ये हर बंदे का शेर है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर बंदे का शेर है ये। तो गालिब को आप रेलिवेंट आज भी मानते हैं? जी, वो मुझे लगता है हमेशा ही रहेंगे जी। वो। और ये तो हुए कि पिछले वक्त के शायर थे। आज के दौर के, आपके वक्त के समकालीन जो शायर हैं, उनमें से कौन से शायर हैं जिन्हें हम भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए? अहमद मुश्ताक बहुत मुझे अक्सर जब मैं किसी को पढ़ता हूँ तो मुझे अक्सर ये डर होता है कि वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, मुझ पर उनका असर ना आ जाए। लेकिन जब मैंने इन्हें पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये बिल्कुल नया, हर बात उनके, हर चीज़ एक नया तरीका, सब कुछ नया था और उसमें मुझे लुत्फ़ आने लगता था। मुझे ये डर नहीं लगता था कि ये मेरे पे हावी हो जाएंगे, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है।
और फ़रहत एहसास साहब, जी। मुझे लगता है कि इस वक्त के हिंदुस्तान के वो हम्म। सबसे बड़े शायर हैं, उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ज़्यादा उनके साथ उठना बैठना भी चाहिए। और खुशकिस्मती है मेरी कि मैं उनके साथ काफ़ी वक्त से रहा हूँ, रहता हूँ और आगे भी रहेंगे। जी। बाकी शारिक साहब हैं, फिर लगभग मेरे ही हम उम्र के लोग हैं, जैसे विनीत भाई हैं, विनीत आशना है, विपुल कुमार हैं, तरकश हैं, पल्लव मिश्रा हैं, अमित बजाज हैं, अंकुर रस्तोगी हैं, चिराग हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे शेर कह रहे हैं और जिनसे जिनसे बैठ के आप पर भी एक अच्छा असर पड़ सकता है। तो ये समकालीन जो शायर हैं, इनका भी जो जैसे कि शेर पढ़ने का भी एक अंदाज होता है, सबका जी, कहते हैं जी। कि शेर एक खास अंदाज में पढ़ा गया तो ज़्यादा असर रखता है। जी, जी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि शेर किस तरह से कहा जाए कि उसका असर सामने वाले पर पड़े? मैं इस पे क्या कहूँ, क्योंकि मुझे खुद शेर पढ़ना नहीं आता है। तो इस पे एक शेर यही मुझे अक्सर, जैसे मैं कहीं भी नशिस्त में तो ठीक है, मुशायरों में मुझे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे बस एक इंसान सुन रहा है और मैं उस इंसान को ढूंढते रहता हूँ। मैं अपने वीडियो डिलीट करवा देता हूँ अक्सर, क्योंकि पढ़ना भी एक बहुत आपको कितनी आसानी से अपनी बात पहुँचानी है आगे। जैसे एक लाइन सुनिए आपकी, रोको मत जाने दो। तो आप रोको मत जाने दो, इसका एक मतलब हो गया, और रोको मत जाने दो। तो ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा उसमें रोल है इसका, ज़रूर है। तो बस यही है। अब मैं खुद इसमें अच्छा नहीं हूँ तो मैं किसी को बता नहीं सकता कैसे करना है।